दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे। आपसे पूछा जापान पर जो परमाणु बम गिरे थे उसके नाम क्या थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाम जो था वो था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक, क्या 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर। इन हमलों के कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। आपसे पूछा है कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाई गई है। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। इस गीत की रचना टैगोर ने 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय की थी, जब बंगाल को विभाजित करने की ब्रिटिश योजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आपसे पूछा है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित स्थानों में से पुरी में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह उड़ीसा के पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 मठ यानी कि 4 धाम मठ स्थापित किए थे। गोवर्धन मठ जो कि पुरी में था पूर्व में है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है, दक्षिण में आता है। द्वारका शारदा मठ जो है गुजरात में है, पश्चिम में। तो ज्योति मठ या ज्योतिषपीठ या बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तर में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसान कन्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई थी। इसके निर्देशक थे अर्देशियर ईरानी, जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा भी बनाई थी। इस फिल्म में सिने कलर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अन्य विकल्पों की बात करें तो छोटा चेतन जो है भारत की पहली 3D फिल्म थी, या 1984 में आई थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा यह निर्मित की गई थी। और आलम आरा जो है इंपॉर्टेंट है, या भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो कि 1931 में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। पहले विजेता मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि जी शंकर कुरूप थे।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। अब तक इसे हिंदी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु आदि भाषाओं के लेखकों को दिया जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। आपसे पूछा कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदुलकर समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए वर्तमान में तेंदुलकर समिति की सिफारिशों का पालन किया जाता है। इस समिति ने गरीबी आकलन में केवल कैलोरी आधारित मानदंड की जगह खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कपड़े और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी शामिल किया। समिति ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा अलग अलग निर्धारित की। अन्य जो समितियां दी हुई हैं, लकड़वाला समिति जैसे कि कैलोरी मानदंड आधारित थी। अलाग समिति जो दिया हुआ है पहली बार गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित। तो रंगराजन समिति भी ध्यान रखिए, रंगराजन समिति जो थी तेंदुलकर समिति की सीमाओं को सुधारने हेतु थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। आपसे पूछा है कि उसका संबंध किस देश से था। तो मेगास्थनीज जो भारत आने वाले सबसे शुरुआती विदेशी यात्रियों में से एक था, वो जो था वो यूनान देश से था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने अपनी यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक से उस समय के भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति की जानकारी मिलती है। एक था फाइयान जो कि चीन का देश का था, यह गुप्त काल में आया था। हेनसंग वह भी चीन से था। हर्षवर्धन के काल में आया था। अलबरूनी जो कि फारस से था, यह महमूद गजनवी के साथ आया और किताब उल हिंद लिखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी थे। उन्होंने मिरी और पीरी की परंपरा शुरू की, जिसमें आध्यात्मिक यानी कि पीरी और सांसारिक राजनीतिक शक्ति यानी कि मिरी दोनों को महत्व दिया गया। उन्होंने अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव जी पांचवें गुरु थे कि सदाहत के बाद गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों को आत्मरक्षा और युद्ध कला का परीक्षण देना शुरू किया। पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु जो थे गुरु नानक देव जी थे और अंतिम गुरु जो थी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए तो यह पद रिक्त हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। यदि केवल राष्ट्रपति पद का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 महीनों के भीतर कराया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति या राष्ट्रपति पद की रिक्त होने की स्थिति क्या क्या होती है। तो मृत्यु, इस्तीफा, पदच्युत यानी कि महाभियोग और कार्यालय की समाप्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा चलैया समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा चलैया समिति जो है भारत में कर सुधारों से संबंधित थी। इस समिति ने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के ढांचे में सुधार के सुझाव दिए। इसके आधार पर 1991 के बाद कर प्रणाली में बड़े सुधार किए गए। आनंद सिन्हा समिति जो दिया है ऑप्शन में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। घोष समिति बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी है और मीरा सेठ समिति जो है महिला कल्याण और शिक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस 1938 यानी कि हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन, वह पुनः अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के मतभेद के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 3 में जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास समाप्त हो जाए, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु संसद की शक्ति दिया हुआ है। अनुच्छेद 302 संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आपसे पूछा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का गठन 1999 में किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना और बीमा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र भारतीय कला, संस्कृति, परंपराओं और सभ्यता के अध्ययन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो यह जो बना था वह नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बना था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसे पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित और इसकी आकृति विशाल रथ जैसे, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1984 के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अधिवेशन से संबंधित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के अनुसार हर वर्ष के पहले सत्र और हर आम चुनाव के बाद बुलाए गए पहले सत्र में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना होता है। इसे ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। जबकि अनुच्छेद 85 जो दिया हुआ संसद की सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 81 जो लोकसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 79 जो संसद की संरचना जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपसे पूछा कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इसे बाद में हेनसोंग और सिंह जैसे चीनी यात्री भी देखने आए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? आपसे पूछा कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो है महाराष्ट्र की है? तो लघु चित्रकला जो ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की है। मधुबनी जो है वह बिहार का है। मधुबनी जो चित्रकला है या बिहार का है। और आपका जो वारली है यह आपका महाराष्ट्र का हो जाता है। महाराष्ट्र का है वारली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारली जो है या महाराष्ट्र का चित्रकला। और कलमा जो है या दो राज्यों का है, कलमा या कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, या जो है जो है चित्रकला है। तो इस प्रश्न में पूछा था कि महाराष्ट्र की चित्रकला कौन सी है, तो वारली है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका एक भाग इंडोनेशिया में है और बाकी मलेशिया व बुर्नेई में है। जावा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और सुमात्रा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है जो अपनी ज्वालामुखियों और वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हाँ, बहुत सारे पुराने वीडियो भी अपलोड हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चाहे जाके आप वहां से पुराने वीडियो भी देख सकते हो। प्रैक्टिस को आप अपने और नई धार दे सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपसे पूछा कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।